हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रसिद्धि पत्रक आया है जिसको बुलेटिन है पवित्र पोर्टल पर। इस पर मतलब ये जो प्रसिद्ध पत्रक उन्होंने प्रसिद्ध किया है जिसको न्यूज बुलेटिन कहते हैं हम लोग। तो इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर की है। ये बहुत जरूरी है। ये कल आज ही आया है, मतलब आज सुबह सुबह आया शायद। तो इसमें बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसमें इसे समझने की कोशिश कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सिलेक्टेड है, और उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उनके दिमाग में जो डाउट चल रहे हैं ना, उसके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर देने की पूरी कोशिश की है। मैं भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक एक समझते हैं हम लोग आराम आराम से। 2 पेज का है, बहुत बड़ा नहीं है, 10 मिनट का लेक्चर बनेगा, बट आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षण पद भरती करण्यात आहे. पहिल्या टप्प्यातील मुलाखत शिवाय पर्याय निवडलेल्या समज निवड चाललेल्या उमेदवारांची ओके। देखो, मैं मराठी में, आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ इसका ट्रांसलेशन करके हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ या अपनी आम भाषा में बता रहा हूँ। तो ये पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि मुलाकाती शिवाय मतलब विदाउट इंटरव्यू जो पवित्र पोर्टल पर जो यादी हुई पहले टप्पे की, वो ये डेट को प्रसिद्ध कर दी गई है। ठीक है, इतना ही बोल रहा है उसमें। दूसरा ये वाला पॉइंट जो है, सर्वनियुक्त प्राधिकारी यांना सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. पुढील प्रक्रियेबाबत शिफारस झालेल्या अभियोग्यता धारक यांना त्यांच्याकडून स्वतंत्रपणे कळविले जाईल. त्यानुसार सर्व संबंधितांनी त्या नियुक्ती प्राधिकरण त्यांच्या निर्देशाचे पालन करावे। देखो, जैसा आप लोगों को आपका सिलेक्शन लिस्ट लगाई है ना, वैसे ही मतलब जो नियुक्ति प्राधिकरण है तो उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब ये नियुक्ति प्राधिकरण कौन है मैं समझाता हूँ। देखो देखो, जिला परिषद हो गया आपका, जिसका जिला परिषद है, जिला परिषद को इंफॉर्मेशन दे दी उन्होंने। मतलब जिला परिषद बोले तो सारे जिला परिषद नहीं, मान लेते मैं जालना की बात कर रहा हूँ, तो जालना जिला परिषद के सीईओ को, जो वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है या फिर वहां का एजुकेशन ऑफिसर, उसको इसके बारे में पूरी डिटेल बता दी गई है। जैसे आपको बताया कि वैसे उन्हें भी बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे आपकी तरफ सिलेक्ट हुए, वेरिफिकेशन का आप शेड्यूल बनाइए आगे, है ना। तो आपको भी उन्होंने वहां पे उनको इन्फॉर्म किया है, और जैसे आपको इन्फॉर्म किया है वैसे ही उनको भी इन्फॉर्म किया है। तो जितने भी अभियोग्यता धारक है जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनको स्वतंत्रपणे कळविलं जाईल। इसका मतलब है कि आपको, जैसे आप कैंडिडेट, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको भी अलग से इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको कब जाना है। वैसे ही बच्चों को मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं कि आप वहां पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, अब नियुक्ति प्राधिकरण के पास आपको जाना है और उनके निर्देशों का पालन करना है। अब वो देखो, ये जो नियुक्ति प्राधिकरण रहेगा ना, ये जिला परिषद करेगा, तो इनके अपने कामकाज भी है आपके टीचर भर्ती के अलावा भी। तो वो क्या करेंगे, उनके जो टाइम, उनका जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे डॉक्यूमेंट का। तो ये हो सकता है जिला परिषद के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो सिर्फ ये जिला परिषद इसमें नियुक्ति प्राधिकरण है ऐसा नहीं है। जो कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल महानगर पालिका है, नगर पालिका ना, जो महानगर पालिका है, नगर पालिका, वो भी आएंगे इसमें, और जो नगर पालिका है वो भी आएंगे, नगर परिषद भी आएंगे। मतलब जितने भी स्थापना है और जो मतलब प्राइवेट स्कूल में लगे हैं, तो वहां पे आपको प्राइवेट स्कूल के चेयरमैन से मिलना पड़ेगा। वहां पे उनका एक रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट रहता है, वहां से जाके आपको मिलना है, और ये सारी सूचना उन्हें भी पहले दे दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर अब नेक्स्ट व्यवसाय, ये 3 नंबर का पॉइंट देखते हैं। व्यवसाय निहाय सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करताना प्रक्रिया किचकट असल्याने उमेदवारामध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये यास्तव आरक्षणाची कट ऑफ व विषयाची कट ऑफ दोन्ही प्रकारची कट ऑफ सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीच्या सुरुवातीला दर्शवण्यात आलेल्या उमेदवारांनी त्याची स्थिती पाहणे सुकर है। देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना ये टीचर भर्ती। इसमें पहले से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उसमें भी उर्दू, हिंदी, मराठी, उसके साथ साथ फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग लैंग्वेजेस, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के अंदर में रिजर्वेशन है, तो बहुत किचकट है, तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन्होंने क्या किया, स्टार्ट में ही, मतलब स्टार्ट में ही कट ऑफ में क्लियर मेंशन किया है उसने, जो रिजर्व की कट ऑफ क्या है और जो सारी कट ऑफ क्या है, सर्वसाधारण कट ऑफ क्या है, वो सब उन्होंने स्टार्ट में दे दिया है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उसे समझने के लिए। स्टार्ट में सारा, हर जिला परिषद का हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो स्टार्ट में क्या मेरिट लगी है, किसके लिए कितनी है, रिजर्वेशन की कितनी है, ओपन की कितनी है, वो सारी चीजें उन्होंने स्टार्ट में दी है। इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने ख्याल किया है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट्स है वो देखते हैं हम लोग। सर्व प्रक्रिया नियमबद्ध पद्धतीने पूर्ण केली आहे, अभियोगधारकांनी त्यांच्या अज्ञेनुसार योग्य ती निवड यादी समाविष्ट केलेली गेली आहे। तरी देखील या संदर्भात अभियोगधारकांची काही वेळा धारणा असल्याच्या बाबत तक्रारी निवारण दुरुस्ती समितीकडे मेल नमुन्यात करून अर्ज
याबाबत अधिकृत माहिती जाणून घेता येईल। देखो यहाँ पर है ना, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, फिर भी आप लोगों की कोई तकरार है ना, आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो सही नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, आपकी जो तकरार है ना, तकरार निवारण समिति, इसके पास ईमेल करना है। ईमेल एड्रेस आपको इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था, या फिर आपको जो पवित्र पोर्टल है उसकी बुलेटिन साइट पे जाइए और कल के 26 तारीख के कुछ मतलब वहां पे नोटिस है वो देखिए, आपको वहां मेल मिल जाएगा। तो आपको उस पर मेल करना है, पर मेल कैसे करना है, एक नमूना देने वाले हैं वो लोग, ये नमूना रहेगा ना उसमें ही करना है, उस फॉर्मेट के हिसाब से ही करना है आपको, उससे अलग नहीं करना है। अभी बहुत सारे बच्चे शुरू कर दिए होंगे मेल करना, तो अननेसेसरी मेल करेंगे ना तो वो फिर जो जिन लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है वो भी नहीं देखेंगे। तो आपको क्या करना है, नमूने में, अब वो नमूना कैसा है वो पब्लिश करेंगे आपको। अभी ये न्यूज बुलेटिन पे सारी डिटेल दे रहे हैं ना, वैसे ही वो यहाँ पे भी बताएंगे हमें की कौन से नमुने में करना है। त्याबाबत अधिकृत माहिती जाणून घेताना यावेळी केवळ त्या ईमेल एड्रेसचाच वापर करावा। आपको सिर्फ वही ईमेल एड्रेस का वापर करना है, उसके अलावा कोई दूसरे ईमेल एड्रेस आप वापर करेंगे तो चलेगा नहीं। एड्रेस कोणी ग्रुपमध्ये, आप ईमेल एड्रेस कोणी ग्रुपमध्ये मेल अथवा अन्य मेल मध्ये पाठवू नये। अननेसेसरी इधर उधर मत भेजिए, अननेसेसरी मैसेज भी मत भेजिए उन्हें। तसेच कोणती अधिकाऱ्याचा व्यक्ति व्हाट्सएप पर या फिर कोई ऑफिसर है उसके आप क्या कर रहे हैं, उसके व्हाट्सएप अकाउंट पे भेज रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। आपको वो मेल आईडी पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेल आईडी पे डालना है, साथ साथ नमूने में डालना है। वो नमूना वो जल्दी आपको बताने वाले हैं। उसके बाद में खुल्या व विविध आरक्षित प्रवर्गातील वेगवेगळ्या कट ऑफ बाबत किंवा आरक्षित प्रवर्गातील कट ऑफ खोल्यापेक्षा काही ठिकाणी जास्त आल्याबाबत मंडळाचे प्रश्न उपस्थित करत। कई जगह आप देख रहे होंगे कि ओपन से ज्यादा मेरिट लगी है रिजर्व कैटेगरी की तो इसमें ये सब एज पर द क्वालिफिकेशन ही चल रहा है सब, ऐसा नहीं कि क्वालिफिकेशन के अलावा कुछ किया जा रहा है, तो वो देखने को मिल सकती है आपको। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ये वाला पॉइंट देखो, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, आप अगर नहीं समझा तो फिक्र मत कीजिए। या संदर्भात पुढील प्रमाणे वस्तुस्थिती आहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली येथील दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका मधील, ये याचिका नंबर है, मतलब ये पिटिशन नंबर है और ये सब उसकी डिटेल है, और ये कब फायनल हुआ था वो है। रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार आरक्षित प्रवर्ती उमेदवारांना धारणामध्ये त्या आरक्षित प्रवर्तीला असलेल्या शिथिलतेचा लाभ घेतला असल्यास उमेदवारांना अनारक्षित खुला प्रवर्तीचा लाभ घेता येणार नहीं। देखो आपने रिजर्व से अगर फायदा ले लिया है ना, आपने रिजर्व से फायदा ले लिया तो फिर आप बाद में जनरल से फायदा नहीं ले सकते। आप क्या कर सकते, अब जनरल कैटेगरी का फायदा नहीं ले सकते, मतलब आपको कहीं भी एक जगह बेनिफिट्स मिलेगा, दो जगह नहीं मिलेगा। यहाँ का आपने बेनिफिट्स लिया है ना तो आपको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। ये बात, ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको आगे समझेगा, उन्होंने आगे इसके बारे में और अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो मैं आपको ये यहाँ नीचे समझाता हूँ ये क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया, मैंने कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जोड़ के बताया तो ये ऑर्डर, इन्होंने ऑर्डर तो नहीं डाला है इसमें, बट इन्होंने ये समझाने की कोशिश की। अब ये मैं पढ़ता हूँ एक बार मराठी में, फिर आपको हिंदी में आराम से समझाता हूँ। देखो केंद्र शासन का डेडस ज्ञापनामध्ये देखील अशा प्रकारे, देखो यहाँ पर ये कुछ नियम है, रिक्रूटमेंट के नियम है जो 1/7/98 से लेकर अभी तक चल रहे हैं। देखील अशा प्रकारे सवलतीचा लाभ घेतला असल्यास खुल्या प्रवर्ती विचार न घेता, तसेच आरक्षित प्रवर्ती उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ न घेता गुणवत्तेनुसार पात्र ठरल्यास खुल्या प्रवर्ती विचारात घेण्याची तरतूद विहित है। देखो यहाँ पर क्या है, मैं समझाता हूँ आपको यहाँ से इतना। देखो एक बच्चा है, देखो रूल भी है और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर भी है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बताया। एक बच्चा है, उसने ईडब्ल्यूएस में उसने क्या किया, ईडब्ल्यूएस है ना, ये रिजर्व कैटेगरी में वो क्या करा, वहां टीईटी पास हुआ, टीईटी मतलब रिजर्व में पास हुआ। अगर वो ओपन में रहता तो वो पास ही नहीं होता, ओपन में अगर वो रहता तो पास नहीं होता, क्योंकि उसको मार्क्स चाहिए 90, पर इसने क्या किया, ईडब्ल्यूएस में 82 पे भी पास हो गया, ठीक है। तो अब उसने ये रिजर्व कैटेगरी का लाभ लेके वो कंपटीशन में आ गया, तो अब वो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी एलिजिबल है, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए ही एलिजिबल है, वो जनरल के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब वो जनरल कैटेगरी में कॉम्पीट नहीं कर सकता। एक बात और बता देता, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज ना 38 हो चुकी थी, फिर भी रिजर्व कैटेगरी की वजह से उनको लाभ मिला, तो वो 43-45 तक का वो फायदा उठा रहे, तो वो रिजर्व कैटेगरी की वजह से फायदा उठा रहे इसका, तो वो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए लागू होगा। वो लोग जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है वो ओपन में कंटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन के लिए 38 एज चाहिए थे। हाँ, आप रिजर्व कैटेगरी के और आपकी एज 38 से कम है तो आप ओपन में भी एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में अगर आपने
आपने ये ईडब्ल्यूएस में है आप रिजर्व, फिर भी आपने क्या किया 90 से ज्यादा मार्क्स लिए तो भी आप ओपन के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आप इस रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं, मतलब कम मार्क्स पे पास होते तो आप ओपन में कंसिडर नहीं किए जाएंगे, या फिर आपको एज में रिलैक्सेशन मिला है, आपको एज का फायदा हुआ है, तो आपको सिर्फ वही रिजर्वेशन के लिए मिलेगा, आपको ओपन में एक्सेस नहीं मिलेगा। हाँ, आपकी एज कम है, आप रिजर्व में भी है, आपने ओपन के हिसाब से 90 मार्क्स भी लाए तो आप फिर ओपन में भी कंसिडर किए जाएंगे। तो ये यहाँ पर वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर जो रूल है, ये वाले जो रूल मैंने आपको बताया ना, ये रूल भी है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर भी है, उसमें ये बात बहुत क्लियर है कि आपको ओपन में चांस नहीं मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी का फायदा लेकर अगर पास हुए तो। ठीक है, ये यहाँ पर आगे की बातें मैं आपको समझा देता हूँ। राज्य शासनाच्या विविध प्रकारच्या तलाठी भरती, ग्राम विकास विभागातील विविध पदाच्या भरतीमध्ये देखील आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गासाठी वयोमर्यादा व इतर शैक्षणिक व्यावसायिक पात्रतेमध्ये सवलत न घेता गुणवत्तेनुसार निवडीस पात्र ठरत असेल तर खुल्या प्रवर्गातील, अन्यथा त्या प्रवर्गातील निवडीसाठी पात्र होण्याची तरतूद आहे। ठीक है, वही बातें जो मैं बता रहा हूं आपको, वही बातें बोलने की कोशिश की। नेक्स्ट पेज। अब प्रचलित, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ऊपर है कि कुछ नहीं है। प्रचलित तरतुदी विचारात घेण्यात आलेल्या आहेत। शिक्षक भरतीचे टीईटी ही अर्हता परीक्षा असल्याने त्या परीक्षेत जर सवलती घेऊन कोणी उत्तीर्ण झाले असेल तर तरी त्यांना टीआयटी परीक्षेत गुण जास्त असले तरी सवलतीचा लाभ घेतल्यामुळे वरील विविध न्यायनिवाडे व शासनाच्या आदेशानुसार त्यांच्या आरक्षित प्रवर्गातील सामील केले गेलेले आहे। त्यामुळे कट ऑफ मध्ये हा फरक दिसतो, परंतु तो पूर्णपणे विधि सम्मत है। देखो यहाँ पर वही बता रहा हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब अभी मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें टीईटी में, मैंने ऊपर समझाई हुई बात है, टीईटी में उन्होंने लाभ लिया है, टीईटी में क्या किया है, उन्होंने लाभ लिया है, रिजर्व कैटेगरी से पास हुए, मतलब 82 के हिसाब से पास हुए। अब उनका टेट में बहुत अच्छा स्कोर है, टेट में वो बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब उनका 120 से ज्यादा मार्क्स लिए उन्होंने, फिर भी वो क्या करे, वो रिजर्व कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, मतलब वो सिर्फ रिजर्व के लिए एलिजिबल है। रिजर्व की अगर सीट कम है तो वो ओपन में नहीं जा सकते, ओपन में नहीं जा सकते क्योंकि ओपन के लिए उनके मार्क्स है ज्यादा है भी, तो भी ओपन में वो कंटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ओपन के लिए वो एलिजिबल है ही नहीं, उनके ज्यादा मार्क्स होके भी सिर्फ उनको रिजर्व कैटेगरी के लिए ही देखा जा रहा। तो ये इसका कहना है। ठीक है, उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है यहाँ पे, थोड़ा समझते इसको। मराठी, उर्दू व अन्य माध्यमामध्ये इयत्ता 6वी ते 8वी, 9वी ते 10वी, 11वी ते 12वी या गटातील भाषा विषयांच्या अभियोग्यता धारकांची शिफारस करताना शैक्षणिक अर्हतेचा त्यांच्या पदव्युत्तर पदवी ज्या विषयातून झाली आहे त्याच विषयाच्या गुणवत्तेनुसार शिफारस करण्यात आलेली आहे। त्यामुळे कोणत्याही माध्यमात संबंधित अभियोगधारकाची निवड होऊ शकते। देखो ये बात ध्यान रख लो, आप उर्दू मीडियम हो या मराठी मीडियम हो या अन्य माध्यम हो, इसमें जो 6ठी से लेकर 8वीं, फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में यहाँ पर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज कोई भी मीडियम हो सकता होने दो, यहाँ पे जो लैंग्वेज की टीचर की जो भर्ती है ना, तो वो सारे माध्यम के स्कूल है। मैं समझाता हूं आपको, एक मराठी का स्कूल है ना, तो यहाँ पर मराठी के स्कूल में 6ठी से 8वीं, 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मराठी के स्कूल में, तो यहाँ पर अब लैंग्वेज टीचर चाहिए, जैसे कि इंग्लिश है ना, इंग्लिश, तो इंग्लिश टीचर चाहिए यहाँ पे। तो इंग्लिश टीचर के टाइम भर्ती करते टाइम ये नहीं देखा जाएगा कि वो उसकी पढ़ाई वो उर्दू मीडियम का है, वो इंग्लिश मीडियम का, ये नहीं देखा जाएगा, उसकी जो पदवी है और उसकी जो पदव्युत्तर पदवी है वो किस लैंग्वेज में वो देखी जाएंगी। मतलब लैंग्वेज का क्राइटेरिया आप समझो इसको, मतलब 6 से लेकर 12 तक जो टीचर बनेंगे लैंग्वेज के, तो वो मीडियम के हिसाब से नहीं बनेंगे कि आपकी पढ़ाई कौन सी मीडियम से है कौन सी नहीं है। मीडियम इररिस्पेक्टिव मीडियम 10वीं तक का मीडियम वहां पर कैलकुलेट या फिर वहां पे माना नहीं जाएगा। वहां पर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, पदवी काय में हुई, पदव्युत्तर पदवी काय में हुई आपकी, वो देखा जाएगा। मतलब लैंग्वेज के लिए मीडियम का क्राइटेरिया उसने खत्म कर दिए, इसलिए मराठी मीडियम के स्कूल में उर्दू मीडियम के बच्चे भी जा सकते लैंग्वेज के लिए, और उर्दू मीडियम के स्कूल में मराठी मीडियम के भी बच्चे जा सकते, किसके लिए, लैंग्वेज के लिए जा सकते, वो भी किन के लिए, इन कैटेगरीज के लिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट है,
देखो यहाँ पर ये थोड़ा मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। मराठी, उर्दू व अन्य माध्यमातील सेमी इंग्रजीसाठी, मतलब ऐसे स्कूल है चाहे वो मराठी का हो, उर्दू का हो या किसी और का हो, वहां पे सेमी इंग्लिश के लिए अभियोग्यता धारकांनी यांची शिफारस करताना संबंधित अभियोगधारक यांची व्यावसायिक अर्हता इंग्रजी माध्यमात आवश्यक ही बाब विचारात घेऊन करण्यात आलेली आहे। इसका मतलब ये है कि मराठी का सेमी मराठी इंग्लिश उर्दू स्कूल है, सेमी इंग्लिश का उर्दू का स्कूल है, या और कोई है सेमी इंग्लिश है, तो वहां पर जो टीचर जो भर्ती किए जाएंगे वहां पर वो मतलब व्यवसायिक बोले तो उनका डीएड और बीएड इंग्लिश मीडियम से चाहिए। उनका जो डीएड है वो या बीएड है वो इंग्लिश मीडियम का चाहिए वहां पर, उसके हिसाब से उनकी शिफारस की गई है। यास्तव कोणत्याही माध्यमातून इंग्रजी माध्यमातून अध्यापन करण्यास संबंधित अभियोगदारांनी निवड होऊ शकते। तो ये याद रखो आप लोग समझ के, ठीक है। उसके बाद में नीचे क्या है, अगला पॉइंट, गुणवत्तेनुसार अभियोगधारक याच्या निवडीचे वेळी पात्रतेनुसार खुला वास्तवाचे आरक्षण तसेच संबंधित विषयाचे पद उपलब्ध असेल तर अभियोगधारक यांची शिफारस होते। त्यामुळे काही विषयाच्या बाबतीत कट ऑफ गुण कमी असल्याचे दिसून येते। एक बार मैं खुद पढ़ लेता। गुणवत्तेनुसार अभियोग्यता धारक याची निवडीचे वेळी पात्रतेनुसार खुला व वास्तविक आरक्षण तसेच संबंधित विषयाचे पद उपलब्ध असेल तर अभियोग्यता धारक याची शिफारस होते। त्यामुळे काही विषयांच्या बाबतीत कट ऑफ गुण कमी असल्याचे दिसून येते। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूं। वो उनकी अभियोग्यता धारक के हिसाब से उसको पूरा किया जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ नीचे इसका जवाब नीचे समझेंगे आपको, यहाँ समझते हैं हम लोग। ये वाला पॉइंट एक बार पढ़ लेता मैं, ये कुछ काम का नहीं वैसे भी। काही प्रवर्गातील बाबतीत जाहिरातीतील त्यांच्या प्रवर्गासाठी रिक्त असलेली परीक्षापेक्षा अधिक पदावर उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातून निवड झाल्याचे दिसून येते। मतलब इसका ये पॉइंट का कहना है कि काही प्रवर्गाच्या बाबतीत जाहिरातीतील त्यांच्या प्रवर्गासाठी रिक्त असलेल्या पदापेक्षा अधिक पदावर उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातून निवड झाल्याचा दिसून येते है। कुछ रिजर्व कैटेगरी में जितनी रिक्रूटमेंट हो, जितनी जाहिरात आई थी, जितनी वो आपको वैकेंसी दिख रही थी, उससे ज्यादा ओपन कैटेगरी से भरे हुए, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। ये यहाँ नीचे समझेंगे हम लोग उसको। मुलाखतीशिवाय पदभरतीतील माजी सैनिक, अंशकालीन इत्यादी समांतर आरक्षणातील योग्य अभियोग्यता धारक उपलब्ध न झाल्याने त्याच्या समांतर आरक्षणाचे पदे रिक्त राहत असल्याचा दिसून येत आहे। समांतर आरक्षणाबाबत प्रचलित तरतुदीचा विचार घेऊन शासनाच्या मान्यतेनंतर यथोचित निर्णय घेण्यात येईल। इसका ये मतलब है कि देखो समांतर आरक्षण में क्या हुआ है, जैसे कि मैं आपको समझा देता। जैसे ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे हैं, महिला है ना, वुमन है, माजी सैनिक है, स्पोर्ट्स है ना, अर्थक्वेक अफेक्टेड है, मतलब जिसको प्रकल्पग्रस्त बोलते हैं हम लोग, है ना, कुछ जो लोग ब्लाइंड पर्सन है वो है। तो इनका पूरा कॉलम बना है। तो अब यहाँ पे उनको लोग नहीं मिल रहे कि फिर यहाँ खाली जगह है, तो फिर यहाँ पे किसको भरना। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, जो तरतुदी है, जो नियम है वो, और साथ साथ गवर्नमेंट की परमिशन के साथ में वो भरेंगे और आपको वैसी सूचना भी करेंगे, वैसा निर्णय लेंगे और आपको बताएंगे भी। मतलब अभी ये कंफर्म ही नहीं है कि वो कैसा करेंगे, अभी वो कंफर्म जो तरतुदी है, जो नियम है उसके हिसाब से और गवर्नमेंट की परमिशन के हिसाब से करेंगे। तो ये अभी जगह सस्पेंस में है, मतलब ये अभी क्या डिसीजन लेंगे वो समझ में आएगा बाद में। उसके बाद में ये वाला मुलाखती सह पदभरती पर्याय निवडलेल्या व्यवसाय मान्य उच्च न्यायालय खंडपीठन याचिका यामधील आदेशानुसार प्रचलित तरतुदी विचारात घेता 1 से 10 या मर्यादित मुलाखती व अध्यापन कौशल्याच्या उमेदवार उपलब्ध करून देण्याची कारवाई करण्यात येत है। ये जो विथ इंटरव्यू है, जिनको इंटरव्यू के साथ जाना है उनके लिए, तो वो औरंगाबाद जो हाईकोर्ट है उसका जो ऑर्डर है उसके हिसाब से एक सीट के लिए 10 लोगों के हिसाब से वो भेजने वाले की प्रक्रिया चालू है उनकी, ठीक है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है, वस्तुस्थितीचा व्यवस्थित माहिती न घेता अभियोग्यता धारकांनी संभ्रमित करून याचिकासाठी वर्गणी गोळा करण्यात हा एक आक्षेपार्ह प्रकार या भरती प्रक्रियेदरम्यान दिसून आलेला आहे। याचिका करणे हा जरी हक असला तरी तत्पूर्वी कायद्यातील तरतुदीची पडताळणी स्वतः अभियोग्यता धारकांनी करावी। सध्या सर्व बाबी इंटरनेट उपलब्ध आहे, याची शहानिशा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा। मतलब इनका कहना है कि वे अभी क्या हो रहा कि लोग बच्चों में जो अभियोग्यता धारक है उसमें क्या करें, संभ्रमण मतलब कंफ्यूजन पैदा करके बस कोर्ट में जाने का प्रकार बहुत चल रहा है। उसमें क्या हो रहा है, बच्चों से ये
वर्गोनी मतलब बच्चों से चंदा ले रहे, मतलब पैसे जमा कर रहे बच्चों से, और याचिका डाली जा रही है, तो ये गलत है। जो भी चीज अगर आप अभियोग्यता धारा के उसने पहले कंफर्म कर लेना, चीज कायदे के हिसाब से कंफर्म कर लेना। सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है पवित्र पोर्टल पे, सारी उससे रिलेटेड सारी चीजें अवेलेबल है। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड लॉ भी इंटरनेट पे आप ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगी आपको। तो पहले कोई चीज कंफर्म कर लीजिए, और फिर कंफर्म करने के बाद में ही कोर्ट वगैरह जाने की सोचिए। उससे पहले कंफर्म होने की बिना पे किसी को चंदा डोनेशन वगैरह मत दीजिए, पहले खातरी कीजिए, कंफर्म कीजिए चीजें फिर कीजिए। तो कुल मिला के ये सारी बातें इन्होंने बताई है, अपने इसमें डिटेल है, तो काफी सारे बच्चों के कंफ्यूजन निकल चुके होंगे। उसके अलावा अगर कुछ और कंफ्यूजन होंगे तो आप कमेंट करके बताइए, हम सॉल्व उसे भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।